हाँ बच्चे नमस्कार। हम पिछले क्लास में क्वथनांक का उन्नयन के बारे में चर्चा प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसके आगे हम नहीं कर पाए थे। वाष्पदाब का अनुमान पूर्ण रूप से हमने देख लिया। अब हम क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक किसे कहेंगे? तो जब किसी विलयन या विलायक को ताप देते हैं तो तापमान बढ़ाने पर वह एक निश्चित तापमान पर उबालना शुरू होता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में पहुंचता है। तो किसी भी विलयन में जब विलायक वाष्प में परिणित होता है तो वाष्प में परिणित होने पर वह वाष्पदाब निर्मित करता है। वाष्पदाब विलयन के ऊपर विलायक के कारण वाष्पदाब के फलस्वरूप वायुमंडलीय दाब के बराबर जब हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर जब हो जाता है तो वह उबलने लगता है, और इस बिंदु को हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब ये क्वथनांक बिंदु में परिवर्तन कैसा होता है? क्योंकि ये हमने शुद्ध विलायक के बारे में चर्चा की। शुद्ध विलायक अगर हम लिए हैं, मान लो हम 200 ml पानी जल के अणु लिए हैं और इस पात्र में उसको उबालना है, तो देखते हैं कि 100 डिग्री तापमान पे उबलना शुरू हो जाता है, द्रव से वाष्प में परिणित हो जाता है। और वाष्प को अगर हम कंडेंस करें तो पुनः वह द्रवावस्था में आ जाता है। तो क्वथनांक बिंदु में आप देखोगे तो धीरे धीरे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो अणु गर्म होने पर ऊपर की ओर उठते हैं, ऊपर की ओर उठते जाते हैं, ऊपर की ओर उठते जाते हैं, पृष्ठ सतह की ओर आते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है, बहुत सारे अणु ऊष्मा पाकर, तापमान मिलने पर ऊष्मा जब प्राप्त होता है तो उसमें ऊर्जा के कारण गतिज अणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और वो पृष्ठ सतह की ओर जाना होगा। पृष्ठ सतह से एक समय ऐसा आएगा कि जब यदि यहाँ पे इसका ये वायुमंडलीय है, वायुमंडल का दाब और इधर हमारे विलयन से वाष्प के कारण पृष्ठ सतह से ऊपर उठ रहे हैं, तो वाष्प के कारण जो दाब बनता है पृष्ठ सतह पर, और वायुमंडलीय दाब और विलयन का वाष्प दाब जब बराबर हो जाता है तो उस समय फिर वो उबलना शुरू हो जाता है, अर्थात एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में परिणित हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं द्रव अवस्था से जब वाष्पीय गैसीय अवस्था में पहुंचता है तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु कहते हैं इसको। तो ये हम देखें तो यदि हम एक शुद्ध विलायक लिए हैं तो शुद्ध विलायक 200 ml शुद्ध विलायक लिए और उसको एक पात्र में ढक के उबाले। दूसरे पात्र में हमने उतना ही मात्रा में विलायक लिए और उसमें अवाष्पशील पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड या शर्करा को डाल दिया। अब दोनों को हम समान ताप देते हैं। समान ताप देकर समान समय में गणना करेंगे तो समान समय में गणना करने पर जितने समय में विलायक जो शुद्ध विलायक है वो उबल जाएगा, उसका क्वथनांक पहले प्राप्त हो गया। जबकि अवाष्पशील पदार्थ को जब हम लिए हैं तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जैसे ही हम विलायक में डाल के विलयन बनाए तो ये पहले वाले की अपेक्षा दूसरे वाला जो है विलंब से उबलता है। इसका मतलब शुद्ध विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हुआ है उसका वाष्प दाब कम होता है।
इसके पीछे कम होने का कारण क्या है? तो कम होने के पीछे इसका जो मोल संख्या है, विलेय के अणुओं की मोल संख्या, जितनी मात्रा में अधिक हम लेंगे उतना ही इस तापांतर में अंतर आएगा, विलयन के वाष्प दाब में प्रभावकारी होगा। तो इस तापांतर पर शुद्ध विलायक का और विलयन का, इन दोनों के क्वथनांक में जो तापांतर हो आता है, अर्थात कम और अधिक, तो कम और अधिक होने के कारण जो ताप में अंतर है यही क्वथनांक का उन्नयन है। तो एक कम ताप पे शुद्ध विलायक का है और विलयन का अधिक ताप पे क्वथनांक हुआ प्राप्त हुआ है, उबला हुआ है। तो यदि हम टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, टी नॉट बी, ये आप यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, ग्राफ हम खींचे, ये वाष्प दाब है और ये तापमान है। तो यहां आप देखिएगा टी नॉट बी ये विलायक का क्वथनांक है जो कम तापमान पे उबल रहा है। दूसरा विलयन है, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिए तो इसका जो है टी बी प्राप्त हो रहा है। ये इस तापांतर को हम टी बी माने। पहला है टी नॉट बी शुद्ध विलायक का, और अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर विलयन जो बना है और उबला हुआ है उसका ताप में वृद्धि हुई है और उसका हम दर्शाएं, उसको मान लो टीबी में। तो यहाँ पे तापांतर में अंतर जो है हमको डेल टीबी में क्या प्राप्त हो रहा है? तो डेल टीबी में हमको प्राप्त हो रहा है कि विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी वो अधिक है। ये देखिए आप यहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है, एक वायुमंडलीय दाब है, दोनों का एक वायुमंडलीय दाब है ना। एक ही वायुमंडलीय दाब पर एक का तापमान कम होने पर कम पर वह उबल रहा है, दूसरे का उसी वायुमंडलीय दाब पर तापमान अधिक होने के बाद वो उबल रहा है। तो विलयन में जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है उसका क्वथनांक में क्या हो गया? उन्नयन हो गया। तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल टीबी, डेल टीबी जो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है वो विलेय पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलेय पदार्थ की मोलल सांद्रता, चाहे आप सोडियम क्लोराइड लिए हो, चाहे आप शर्करा लिए हो, चाहे अन्य कोई ठोस पदार्थ लिए हो, और अवाष्पशील है और हम जल में उसको घोल के विलयन बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हमको जो क्वथनांक में उन्नयन दिखाई दे रहा है, ये क्वथनांक में जो उन्नयन है तनु विलयन में वो प्रोपोर्शनल है उस विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या? क्वथनांक में उन्नयन। तो यदि डेल टीबी बराबर हम केबी, जो यहाँ पे क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, इनटू एम। ये एम जो है वो क्या है? मोलल सांद्रता, विलेय के मोलों की कणों की संख्या है। ये विलेय के मोलों की कणों की संख्या है। अब हम डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम, यदि एम बराबर हम एक मान लें, यदि एम बराबर हम क्या मान लें? एक मान लें, तो डेल टीबी बराबर केबी हो जाएगा। अर्थात क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक मोलर उन्नयन स्थिरांक 1000 ग्राम विलायक में विलेय के अवाष्पशील विलेय का 1 मोल अणु संख्या अगर भूली हुई है तो उसको हम कहेंगे क्वथनांक मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसको
मोलर द्रव्यमान वाले पदार्थ यदि M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलय का W2 ग्राम लिए हैं, W ग्राम विलायक, जैसे मैंने जल का अणु की बात कहा था, तो W1 ग्राम विलायक में उपस्थित है, कितना ग्राम? M2 ग्राम। M2 मोलर द्रव्यमान वाला विलेय पदार्थ जिसकी मात्रा कितनी है? W2 है, उसको यदि हम W ग्राम विलायक में खोलें तो उसका मोलर स्थिरांक M बराबर क्या प्राप्त हो? तो मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ की मात्रा बटे उसकी आणविक द्रव्यमान। तो पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा हमने कितना लिया है? W2। उसका आणविक द्रव्यमान कितना है? M2 बटे W1 जो विलायक है उसकी मात्रा बटे 1000। 1000 जो है ऊपर चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 1000 गुणित W2 बटे M2 गुणित W1। ये हमको समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण में मोलरता का मान रख दें, डेल टीवी बराबर केबी। डेल टीवी बराबर केबी का यदि हम मान रखें केबी इंटू एम, हमको एम का मात्रा ये मिल गया, 1000 गुणित W2 बटे M2 गुणित W1। ये एम की मात्रा हमको प्राप्त हो गया। ये एम की मात्रा अगर हम डेल टीवी बराबर केबी इंटू एम में इसका मान रखें तो डेल टीवी बराबर क्या हो जाएगा? केबी इंटू 1000 W2 बटे M2 गुणित W1। इस तरीके से यदि हम तापांतर से क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त हो, हमको तापमान से हमको पता चल जाता है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर जो क्वथनांक में विलयन का क्वथनांक में उन्नयन हुआ है उसका मान यदि हमें ज्ञात हो चुका तो उसी के अनुसार जिस अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम लिए हैं उसका आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। M2 बराबर क्या हो जाएगा? M2 बराबर हम प्रतिस्थापित कर देंगे जहां डेल टीवी है, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाई W2 इंटू केबी मोलर क्वथनांक मोलर स्थिरांक है ये, बटे डेल टीवी इंटू W1। ये हम क्वथनांक में उन्नयन से ज्ञात कर सकते हैं पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय पदार्थ की आणविक द्रव्यमान। इसमें एक छोटा सा उदाहरण ये देख लीजिए आप। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। इसका केबी का मान दिया हुआ है 1.0123 बार। इसका पी का मान दिया होता है 1.013 बार। और जल दाब पर ये जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए केबी का मान दिया है, मोलर क्वथनांक स्थिरांक इसका के का मान दिया है 0.52 किलो कैलोरी किलोग्राम पर मोल। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर उसका हो जाएगा मात्रा बटे उसकी आणविक द्रव्यमान। तो कितने ग्राम लिए हैं हम? 18 ग्राम ग्लूकोज। तो 18 ग्राम ग्लूकोज बटे C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। तो 18 बटे 180 में ये मोल संख्या हमको प्राप्त हो गया। विलायक के किलोग्राम में मात्रा हमको दिया है 1 किलोग्राम। तो ग्लूकोज के विलयन की मोलरता हमको 0.1 मोल प्राप्त हो चुका है। तो यदि हम डेल टीवी बराबर केबी गुणित एम करें तो हमको ये प्राप्त होता है 0.52 गुणित 0.1 बराबर इसका जो केल्विन टेम्परेचर में हमको प्राप्त होगा ये 0.052 केल्विन। 1.013 बार दाब पर जल का जो दिया हुआ है हमको कितना दिया है? 373.15 केल्विन। ये केल्विन ताप पर उबलता है।
1.013 बार दाब, अर्थात वायुमंडलीय दाब ये दिया हुआ है, तो ये 373 केल्विन ताप पर उबलता है। तो क्वथनांक कितना हो जाएगा? 373.15 धन 0.052 बराबर ये हो जाएगा 373.202 केल्विन होगा। अर्थात ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है कि 373.15 केल्विन में उबलने वाला विलायक जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिए तो उसका ताप क्वथनांक में उन्नयन हो गया। कितना उन्नयन हो गया? 373.202 केल्विन उन्नयन हो गया। इस तरह से हम क्वथनांक में उन्नयन देख सकते हैं। ये और एक उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घुलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो गया। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन का केवी का मान दिया हुआ है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्वथनांक का उन्नयन हम देखें, डेल टीवी का मान कितना दिया है? डेल टीवी क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाता है? 354.11 केल्विन। और बेंजीन का वास्तविक क्वथनांक कितना है? विलायक का 353.23। वृद्धि कितना हुआ है यहाँ पे? 0.88 केल्विन। M2 बराबर क्या हो जाएगा? M2 बराबर हमारे पास जिसकी मात्रा दी हुई है 2.53। केबी का मान दिया हुआ है, केबी बराबर कितना है? 2.53 केजी पर मोल गुणित 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ है W1 ग्राम और 1000 किलोग्राम हमारा 1000 ग्राम उस पर मोल ये दिया हुआ है विलायक की मात्रा बटे हमारे पास 0.88 क्वथनांक में उन्नयन, डेल टीवी की मान, डेल टीवी क्वथनांक में उन्नयन जो हुआ है 0.88 केल्विन और गुणित 90 जो है अवाष्पशील विलेय पदार्थ बेंजीन का आणविक द्रव्यमान। इस तरह से हमको प्राप्त होता है M2 का मान। M2 का मान कितना आ गया? 58 ग्राम पर मोल। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा? विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है 58 ग्राम पर मोल आएगा। विलेय का मोलर द्रव्यमान इतना ग्राम हम उसमें घोले, जिसके कारण उसके क्वथनांक में उन्नयन हुआ। अब आगे हम देखते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म में हिमांक का अवनमन। वाष्पदाब में कमी के कारण, वाष्पदाब में कमी के कारण हम हमेशा देखते आए हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब सदैव अधिक होता है। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब सदैव अधिक होता है। तो वाष्पदाब में कमी कैसे होता है? हिमांक में अवनमन अर्थात तापमान में कमी। तापमान में कमी कैसे होता है देखें। तापमान में कमी के लिए शुद्ध विलायक, अवनमन माने घटना। पहला देखें, यदि वाष्पदाब और ताप के बीच में तुलना करें तो वो द्रव विलायक, इसका द्रव विलायक का वाष्पदाब देखें अधिक है और विलयन का वाष्पदाब कितना है? कम है। तो विलयन का वाष्पदाब कम हो गया, हिमांक में क्या हो गई? कम हो गई, तापमान कम हो गया।
तो पदार्थ का हिमांक, जो हिमांक बिंदु है, ये हिमांक बिंदु है। ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था, ठोस ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था, ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था, ये यहां पे गतिक साम्य अवस्था में होता है, जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब, द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब दोनों यहां पे बराबर हो जाते हैं। तो हिमांक बिंदु कौन सी बिंदु है? हिमांक बिंदु वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाते हैं। वह तापमान हिमांक तापमान या हिमांक बिंदु कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। एक विलयन का तभी हिमीकरण होगा जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार यदि हम किसी विलायक में, किसी द्रव विलायक में यदि अवाष्पशील पदार्थ को मिला दें, ये विलयन बन गया, ये शुद्ध विलायक है। इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आप देख रहे हो अधिक है, इसमें एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिए तो ये क्या बन गया? विलयन बन गया। विलयन बनाने से क्या होगा? इसकी हिमांक बिंदु जो है वो कम हो गया, नीचे हो गया। तो अब ये इस बिंदु पे इसका क्या हो गया? हिमांक बिंदु में ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ का वाष्प दाब इस बिंदु पे बराबर हो जाता है। फलस्वरूप जो विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, कम ताप पे ये हिमीकरण हो जाता है, तो हिमांक इसका घट गया। तो यहां पे हम देखें T0F ये शुद्ध विलायक का है और TF ये विलयन का है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मिलाने के बाद इसका हिमांक में कमी आ गई, तापमान में कम हो गया, हिमीकरण हो गया। तो ये डेल टीबी अर्थात इसका फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर कितना है? तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या अंतर आ रहा है? पहला तो विलायक, द्रव विलायक का वाष्प दाब, फिर विलयन का जो वाष्प दाब जिस बिंदु पर है हिमांक बिंदु, इसका हिमांक बिंदु T0F शुद्ध विलायक का है। विलयन बनाने के बाद जब हम अब इस अवाष्पशील विलेय पदार्थ लिए हैं तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF। ये अवनमन हो रहा है, शुद्ध विलायक से इसका जब विलयन बन जाता है तो इसका हिमीकरण बिंदु जो होती है, हिमांक बिंदु जो होती है वो कम हो जाता है। तो क्वथनांक के उन्नयन के समान ही, क्वथनांक में क्या देखे थे हम लोग? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव अधिक होता है, विलयन का वाष्प दाब सदैव कम होता है। तो तापमान किसमें अधिक देना पड़ा था? विलयन में। अब जस्ट इसके विपरीत क्या हो रहा है यहाँ पे? जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ में हिमांक में कमी आ रही है, वहां पे क्वथनांक में उन्नयन हो रहा था, तापमान में वृद्धि हो रहा था विलयन में। तो यहाँ पे देखें ये जो डेल टीबी है ये किस पे निर्भर कर रहा है? ये वहां पे हम टी जो टीबी था, बॉइलिंग पॉइंट अपन लिए थे वहां पे, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ था। यहां अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोलरता, वहां पे अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कारण क्वथनांक में उन्नयन हुआ था। यहां भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन जब बना लेते हैं तो यहां भी डेल TF का मान, जो हिमांक में जो अवनमन हो रहा है वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के कारण होता है। और ये मोलर द्रव्यमान अर्थात हिमांक में अवनमन डेल TF जो है वो विलयन की मोलरता
m के समानुपाती होता है। डेल टीवी डेल टीएफ अर्थात हिमांक में अवनमन समानुपाती होता है विलयन की मोललता के, विलयन के मोललता या अवाष्पशील विलेय पदार्थ। तो ये डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। यहां पे ये हिमांक में अवनमन स्थिरांक अर्थात हिमांक अवनमन मोलल स्थिरांक कहलाएगा। के एफ यहाँ पे क्या कराएगा, हिमांक अवनमन मोलल स्थिरांक, जो 1000 ग्राम विलायक पदार्थ में जो विलयन बनता है वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मोलर ग्राम विलय होने पर बनता है, जिसको हम कहते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं के एफ को। अब इसके लिए यदि हम देखें यहां पे W2 ग्राम विलेय, W2 ग्राम विलेय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान M2 है और W1 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का हिमांक डेल टीएफ हो रहा है, तो विलेय का मोललता क्या होगा। तो हम जानते हैं कि M बराबर W2 बटे M2, W1 बटे 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, W2 बटे M2 हो जाएगा और डेल टी एफ बराबर ये के एफ इंटू W2 इंटू 1000, M2 इंटू W1। तो M2 बराबर के एफ जो यहाँ पे हिमांक अवनमन मोलल स्थिरांक है गुणित W2 गुणित 1000 बटे डेल टी एफ इंटू W1। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए यहाँ पे हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, W1, W2, TF और KF। इतने मान अगर हमको ज्ञात हो जाएगा तो हम आसानी से M2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे विलायक की प्रकृति कैसी हो इस पे निर्भर करेगा। अब यहाँ ये चार्ट आप देख रहे हैं कि विलायकों के मोलल क्वथनांक और उन्नयन स्थिरांक, हिमांक में अवनमन स्थिरांक, बॉइलिंग पॉइंट और ये है फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि जल का द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था, तो जल में बॉइलिंग पॉइंट केल्विन टेम्परेचर पे है, ये 373.15 केल्विन होता है। इसका केबी का मान 0.52 है और फ्रीजिंग पॉइंट इसका 273 पे 1.86 केएफ है। फ्रीजिंग है, ये जमने का है, ये उबलने का है। एथेनॉल का है 351.5, इसका केबी का मान 1.20, फ्रीजिंग इसका 155.7, केएफ का मान 1.99। साइक्लोहेक्सेन का होता है 353.74, ये उबलता है 2.79, ये उबलता है 353.74 में, इसका केबी का मान 2.79। ये फ्रीजिंग होता है, ठोस अवस्था में पहुंचता है 279.55 और 20 इसका केएफ का मान फ्रीजिंग स्थिरांक। बेंजीन का, क्लोरोफॉर्म का देखिए कार्बन टेट्राइ, कार्बन डाइसल्फाइड, डाइएथिल एथर, एसिटिक अम्ल, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक, जिस बिंदु पे ये उबलता है, इस तापमान पे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और ये उबलना शुरू होता है, तो ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। ये इसका मोलर क्वथनांक स्थिरांक कहलाता है। ये इनका ये हिमांक बिंदु है, इस बिंदु पर ठोस अवस्था में ये द्रव पहुंचते हैं और इसका ये केएफ का मान है, हिमांक अवनमन मोलल स्थिरांक कहलाता है। इस तरह से हम यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन के फलस्वरूप
किस तरह से अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब विलयन बनता है तो क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा हम उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। हिमांक में अवनमन के द्वारा उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं परासरण दाब। यह भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब सभी जैविक कोशिकाओं में, चाहे वह वनस्पति हो चाहे वो प्राणी हो, परासरण दाब की क्रिया होती है। परासरण दाब अपने व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि किशमिश को यदि हम पानी में डाल दें तो किशमिश जो है फूल जाता है। अंडे का बीच वाले पोर्शन, उसमें जो सफेद भाग रहता है उसको HCl में घोल दिया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट पूरा खुल जाता है। उसकी ऊपरी परत कवच, उसकी झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली होता है, उस अर्धपारगम झिल्ली छिटक लिया जाए, उस बाकी अंदर में प्रोटीन्स व्याप को निकाल दिया जाए और उसमें फिर हम एक शक्कर का विलयन लें, शर्करा का विलयन लें, एक केशिका नली लगा दें और धागा से बांध दें और कुछ देर तक एक पॉट बीकर लें, उसमें लटका दें उसको स्टैंड के सहारे के द्वारा। तो हम देखते हैं, चिन्हांकित कर दे रहे हैं कि अंदर में यदि हम शर्करा का घोल लिए हैं, क्योंकि वो बीकर में पानी भरा हुआ है, उस बीकर में उसको हम लटका दिए हैं, तो कुछ समय पश्चात हम जब चिन्हांकित के रहते हैं कि कितना घुला हुआ है शक्कर, तो देखते हैं शक्कर का विलयन कुछ देर के बाद ऊपर चढ़ जाता है केशिका नली में। इसका मतलब है कि जो अंडे का छिलका है, जो बाहरी परत हमने उसको ले डिसॉल्व कर दिया HCl से, अंडे का जो झिल्ली हमको मिला वो अंडे का झिल्ली अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उसमें शर्करा का जो विलयन हमने उसके अंदर में डाला था केश नली के द्वारा, तो शर्करा बाहर नहीं निकला। अगर शर्करा बाहर निकलता तो पानी में बाहर निकल आता जो बीकर के चारों तरफ, बल्कि उसमें पानी अंदर घुस आया। शर्करा जो अर्धपारगम झिल्ली है उसके अंदर में प्रवेश कर गया और प्रवेश करने से हम देखें केशिका नली के जिस बिंदु तक हम चिन्हांकित किए थे उस बिंदु से ऊपर उठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जल के अणु अंदर प्रवेश किए लेकिन शर्करा के अणु बाहर नहीं निकले। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में ऐसा कुछ गुण है, इसलिए उसका नाम अर्धपारगम्य है कि आधे को जाने दिया, एक को जाने दिया, एक को जाने नहीं दिया। जैसे कि हम कहीं पे सुरक्षा गार्ड को लग जाते हैं तो सुरक्षा गार्ड उपकरण लगी रहती है। यदि किसी उपकरण में जब वो चेक करते हैं तो घंटी अलार्म बज जाती है तो उसको रोक देते हैं, और जिसमें किसी प्रकार का नहीं होता तो उसको जाने देते हैं। तो ऐसा ही हमारे जीवन में कि अर्धपारगम झिल्ली का भी बहुत बड़ी भूमिका है। ईश्वर ने ऐसा बहुत सारी चीज हमारे लिए बना दिए हैं, चाहे वो जैव जंतु हों चाहे वनस्पति हों। कितनी बड़ी विडंबना है कि घुले हुए अणु जिसको हम विलयन कहते हैं, यदि शर्करा या सोडियम क्लोराइड का ग्लास में विलयन बना दें तो हमारी आंखों में आर पार दिखाई देता है। लेकिन अगर उसी को यदि हम अर्धपारगम झिल्ली में अगर उसको आने जाने के लिए बोलें तो सांद्रता के हिसाब से वो पानी तो निकल जाएगा, जल के अणु निकल जाएंगे, लेकिन शर्करा के अणु रुक जाएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया जो एक अणु को आने देता है और एक अणु को आने नहीं देता है, प्रवेश निर्गम कर देता है और एक के लिए प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। तो ये जो
अर्धपारगम झिल्ली है। ये पार्चमेंट का झिल्ली भी बना सकते हैं, सेलोफेन भी रह सकता है। तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली में विलायक के कण तो जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण नहीं जा सकते, बाधित हो जाते हैं। तो इसके फलस्वरूप इस क्रिया को हम क्या कहें? तो यहां हम देखें, अर्धपारगम झिल्ली के चारों तरफ यदि विलायक हैं और अंदर में अधिक सांद्रता वाला अणु है, तो विलायक के कण उस ओर गमन करते हैं जिसकी सांद्रता अधिक हो। तो निश्चित रूप से विलेय के कण जहां होंगे वहां पे उसकी सांद्रता अधिक होगी। ऐसे अणु जिनकी सांद्रता अधिक हो, तो विलायक के कण उस तरह गमन करते हैं जिस तरह उनकी सांद्रता अधिक, कम से अधिक। तो अर्धपारगम झिल्ली के उपस्थिति में जब विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिगमन करते हैं, तो उसको कहते हैं परासरण की क्रिया। अब इस परासरण की क्रिया जब हो रही है तो कुछ न कुछ दाब भी उत्पन्न होगा। बिना दाब के कोई भी क्रिया संभव नहीं है। तो परासरण क्रिया को वह न्यूनतम दाब जिसको हम रोकने के लिए दाब डालते हैं वो कहलाएगा परासरण दाब। तो परासरण दाब को यदि हम परासरण दाब डालें तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी, तो वह उसके लिए कहलाएगा परासरण दाब। परासरण दाब के लिए कैसे रोका जाए? तो हम एक दो पॉट लें, एक ये विलयन है और एक विलायक, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कांच की नली से, और इस कांच की नली में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इन दोनों बीकर के बीच में जो नली लगी हुई है, इस नली के बीचों बीच इसमें SPM लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। हम ऊपर से इसमें दो पिस्ट लगा दिए हैं, वायु दाब ये लगी हुई है पिस्टन। अब यहां पे जब आपस में विलयन और विलायक में जब ऊपर से दाब डाली जाती है, तो इस परमेबल में वही जाएगा जिसकी सांद्रता कम होगी। तो निश्चित रूप से विलायक की सांद्रता कम होगी, तो विलायक की सांद्रता कम होने से वह अधिक सांद्रता की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि ये दोनों बराबर न हो जाए। तो ये प्रभाव सतत बने रहे, और विलयन पर यदि हम अतिरिक्त दबाव डाल दें, विलयन पर हम क्या कर दें, दाब डाल दें, तो यहां पे जैसे ही हम इसको दाब डालेंगे पिस्टन द्वारा, तो यहां से विलायक के कण इस SPM द्वारा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो वह दाब जो विलायक के प्रभाव के मात्रा को क्या करता है, रोकता है। जो विलायक के कणों को परिगमन में बाध्यता उत्पन्न कर देता है, वह परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण हमेशा हम क्या देखें, तनु से सांद्र की ओर जा रहा है, तनु से सांद्र, लेकिन इसके लिए कारक क्या आ रही है यहाँ पे, अर्धपारगम झिल्ली। तो परासरण दाब का विलयन की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अब हम देखें कि इनके बीच में क्या संबंध होगा, परासरण दाब, ताप पर, मोलरता पर, अणुसंख्यक गुणधर्म इसको अगर हम मान रहे हैं, तो अणुसंख्यक गुणधर्म में क्वथनांक में उन्नयन देखे हमने, तो कणों की संख्या पर निर्भर किया। हिमांक में अनुमान को देखे, उसमें भी कणों की संख्या में आया, कहीं भी प्रकृति लागू नहीं हुई।
वाष्पदाब में अवनमन हुआ, वहां भी देखा हमने। तो यहां पे परासरण दाब पाई, इसको हम पाई से निर्दिष्ट करते हैं। गणितीय मान में पाई बराबर सी आर टी, सी कंसंट्रेशन है, समानुपातिक स्थिरांक, आर गैस नियतांक है, टी ताप पर गैस नियतांक हम देखें तो पाई बराबर यहाँ पे जो सी है, सी माने मोलरता, मोलर सांद्रण कहलाता है। ये मोलर सांद्रण एक निश्चित आयतन पे कितने मोलों की संख्या घुली हुई है, तो N2/V। जहां पे मोलरता आई तो आप पदार्थ बटे उसकी मात्रा कितने में घुली हुई है उसको करेंगे, तो मात्रा N2 बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ बटे मोलर संख्या। मोलर संख्या कैसे गिनाएंगे, पदार्थ बटे आणविक द्रव्यमान, तो ये N2 हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा, N2/V इंटू RT। तो यहां भी विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, N2 मोल घुले हुए हैं। विलयन का आयतन हम लीटर में प्रदर्शित करते हैं, तो M2 मोलर द्रव्यमान का W2 ग्राम में, W2/M2, N2 बराबर मैंने कहा क्या हो जाएगा, N2 बराबर, इसके पूर्व भी हमने देखा क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, सभी में हमको N2 का मान N1 का मान निकाले हैं, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, W2/M2। तो पाई भी, यदि हम पाई भी वर्ग करें तो ये क्या हो जाएगा, W2/M2 इंटू RT, W2/M2 गुणित RT।